दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। ख़बर तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, अखबारों में छप रही हैं। देश की समस्या वो नहीं है जो उनकी समस्या है, जैसे सचिन पायलट और जो गहलोत साहब का झगड़ा चल रहा है राजस्थान में। सत्ता की लड़ाई है, 100% सत्ता की लड़ाई है, कौन चीफ मिनिस्टर रहे, उससे देश को कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की जनता का उसमें कोई हित नहीं है। अगर हित होता तो हमारे पायलट साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष थे, कुछ करते नहीं। उन्हें तो कुर्सी चाहिए तभी हो सकता है। गहलोत उसी में उलझे हुए हैं। कोई कहता है कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, नाई नाई कितने बाल मुंडे मुंडे सामने, बात की बात बाद में देखी जाएगी। लेकिन अब क्या है, लेकिन हाँ, ये देखने की बात है कि जहाँ ना हमारे राजनेताओं को ना ही हमारे मीडिया को देश की कोई फिक्र नहीं है कि इकोनॉमी किस धरातल पे है, कोरोना वायरस से कितना तहलका मचा हुआ है। ये खबरें तो वहाँ से आ रही हैं कि इतने मरे, इतने जिए, इतने ठीक हुए, जो शहरों से गांव देहात में जाके नहीं देख रहे कि जहाँ पर होता है कोरोना वायरस होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, उसका दाह संस्कार भी हो जाता है। हमें कई लोग, मैं गाँव के बैकग्राउंड का, वो लोग बताते हैं कि भैया यहाँ तो ऐसा ही है, जिसका हो गया गए कब्रिस्तान में दफना दिया या उसकी अंत्येष्टि कर दी। वहाँ का कोई हिसाब किताब नहीं, सब शहरों का आता। दिल्ली में इतना है, अहमदाबाद में इतना है, उसका हिसाब चल रहा है। इनकी नज़र कहाँ है, किस चीज़ को रोक पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टियों को देख लीजिए, बीजेपी को भी देख लीजिए कि बीजेपी कर क्या रही है। बीजेपी कह रहे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं? हमारे ये पैसा लीजिए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हम हिंद वॉइस पे अक्सर ये आवाज़ उठाते रहते हैं कि ये अब बाद में तो ये हो जाएगा कि अंबानी जी आए, देखिए आप लोगों को, इतने लोगों को जिताना है। हमारे रविंद्र कुमार जी ने यही बात कही, आप पैसा लीजिए अपना, घर बैठिए, ये जीत गए। फिर तो ये हो जाएगा, डेमोक्रेसी का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, परिवारवाद चल रहा है, अपनी ईगो चल रही है। जैसे कि अभी लड़ाई में, इसके पहले ज्योतिर्दत्त सिंधिया भी यही कर रहे थे। उनको किस चीज़ की कमी थी? उनको जितने साल वो रहे पार्टी में, अच्छी पोस्ट पे रहे, लेकिन जाने क्यों अब उन्होंने छोड़ दी। अब इतने सारे मंत्री आ गए, उनके बंटवारे नहीं हुए, बंटवारे हो जाएंगे, अपने अपने पोर्टफोलियो के, तो क्या कर लेंगे? क्या कोरोना को भगा देंगे मध्य प्रदेश से? क्या मध्य प्रदेश का उत्थान कर देंगे? नहीं, अपना ही उत्थान करेंगे। जब बाद में बैंक बैलेंस इनका अगले बार इलेक्शन लड़ेंगे तो आप देखिएगा चौगना हुआ मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, खबर से इसका ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जो मुझे अंदर गुस्सा है वो मैं आपको निकालता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। मुझे देख देख के बड़ा बुरा लगता है, अपने पत्रकार साथियों का भी बुरा लगता है कि ये क्या बात है। कोई सवाल पूछता है इनसे कि वो ये क्या, ये मुख्यमंत्री जो होना चाहते हैं वो देश के लिए होना चाहते हैं? अगर वो सांसद होना चाहते हैं तो वो देश के लिए होना चाहते हैं? किसके लिए होना चाहते हैं? अगर होना चाहते तो देश इतने संकट से गुजर रहा है, बॉर्डर पे चीन हमें धमकियां दे रहा है। धमकियां क्या दे रहा है? बाकायदा लड़ाई लड़ रहा है। नेपाल हमसे अलग हो रहा है, वो भी लड़ रहा है। पाकिस्तान तो हमारा चिर दुश्मन है, पुराना दुश्मन है, वो तो मज़े ले रहा है कि देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है, इनके यहाँ क्या हो रहा है। वो तो बैठा हुआ है, वहाँ तो ऐसी लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता की लड़ाई हो रही है, वो भी हिंदी बेल्ट में। ज़्यादातर साउथ में जाइए, वहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदी बेल्ट में। और वो भी वो जो नौजवान पीढ़ी जिसके ऊपर हमें बहुत यकीन था, वो लड़ रही है सत्ता के लिए, जिसके बारे में सोचते थे कि इनको दर्द होगा। दर्द इसलिए नहीं होगा कि ये जो है चांदी का नहीं, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। इन्होंने गरीबी नहीं देखी, भुखमरी नहीं देखी। एक सिंधिया ख़ानदान से आया, एक पायलट ख़ानदान से आया है। जब ये पैदा हुए तो पायलट एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े मंत्री थे, और उन्होंने तो मुग़लों के दौर से लेके अब तक यही देखा है। और सिंधिया फैमिली का अगर हम हिस्ट्री देखें तो सत्ता के साथ हरदम रहे हैं। जब मुग़ल थे तो उनका किला जो था वो था मुग़लों के लिए, जब कोई किसी से नाराज़ हो जाते थे ग्वालियर के किले में भेज देते थे, वहीं मर जाता था वो आदमी। इस तरीके से अंग्रेज़ आए तो जो पिस्तौल पकड़ी गई थी गांधी जी के मर्डर में, वो भी इनके ख़ानदान से ली गई थी। ये सब चीज़ें हैं। और पायलट बड़ा छोटा सा इतिहास है। राजेश पायलट ने मेहनत की, उन्होंने देश का काम किया। पर्सनली उनको जानता था, पर्सनली मिला हुआ हूँ। बड़े साफ़ सुथरे और
काम करने वाले आदमी थे, आखिर तक वो रहे। उनके ऊपर भी कई चीज़ें लगी कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं, राजीव गांधी के ज़माने में नहीं, वो कुछ नहीं हुए। एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, लोग कह रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट कराया गया, ये किया गया, वो किया गया, वो एक अलग बात है, उसका फैसला हो। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? चूँकि आप सोने का चमचा लेके पैदा हुए, तो आपको गरीब का दर्द नहीं मालूम है। आपका पेट हरदम भरा भरा रहा है, आपने हाजमूला खाया है खाना हजम करने के लिए, उनका दर्द नहीं मालूम है कि जिनके पेट में खाना नहीं होता है वो हजम क्या करें। आप एयर कंडीशन में सोते हैं, वो जब उनको ठुठरन होती है तो घुटने मोड़ के पेट में दबा लेते हैं, भूख भी मिटती है और नींद भी आ जाती है। चलिए छोड़िए, तो बातें हैं, जज्बाती बातें हैं। हम लेके चलते हैं आपको इसी से मिलती हुई खबर पे कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी गिर रही है, बेरोजगारी ऊपर की ऊपर तक चली जा रही है। अभी जो आया है कि महंगाई 6%, आज की खबर है कि 6% और बढ़ गई है महंगाई। इस तरीके से खबरें आ रही हैं। आम आदमी को खाना खाने के लाले पड़े हुए हैं, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। हरदम कट चल रहा है कि 10% आपकी तनख्वाह में कट हो गया, 15% आपकी तनख्वाह में कट हो गया। नर्सेज को पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि वो कोरोना से लड़ रही हैं, वो रो रही हैं कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। डॉक्टर भी परेशान है कि अभी आया है कि वो उनको 250, 300, 500 रुपये मिल रहे हैं, जो लड़के आए हैं, पढ़ के आए हैं और नौकरी कर रहे हैं। इस तरीके की खबरें अखबार में आ रही हैं। वहीं पूरे विश्व में वो डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ के दाम गिर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत एक ऐसा है कि यहाँ पे हर रोज़ पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं। उसकी खबर है, खबर में आप जाइए कि इसी तरीके से जनता के जेब में तो बोझ बढ़ रहा है। कोई आदमी आपसे कहते हैं आप स्कूटर क्यों चलाते हैं, आप कार क्यों चलाते हैं, ज़रूरी हो गया, कहीं जाने के लिए दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि स्कूटर से ही जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर रखा है, आपने मेट्रो बंद कर रखी है, आपने बसें बंद कर रखी हैं सरकारी जो चलती थी, तो कैसे जाएगा, अपने काम पे जाएगा। तब डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो पेट्रोल से भी ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम तो बढ़े हुए हैं ही। अगर हिसाब लगा के देखा जाए तो ये बोझ, इससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है और जनता को क्या नुकसान हो रहा है, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है। 730 करोड़ रुपया डेली कमा रही है। जो दाम बढ़ रहे हैं ना पेट्रोल और डीजल के, उससे 730 करोड़ रुपया डेली इनकम हो रही है। अगर इसको साल में बांटा जाए तो 2.25 लाख करोड़ सालाना की इनकम हो रही है मोदी सरकार को इससे। ये पैसा वो तो कहते हैं कि कहाँ खर्च करेंगे, अभी तक उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन हाँ, जनता की जेब खाली करके अपने कॉफर्स भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि देख, जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, शायद उसमें लग रहा हो। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा ये चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको देखने के लिए कहिए, सब्सक्रिप्शन के लिए कहिए। हमारी वेबसाइट, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जाइए। साथ ही हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहा पेटीएम, अगर आप कर सकें तो हमारी माली इमदाद भी कीजिए, क्योंकि हम सब लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसी से आप लोगों को वो खबरें दे रहे हैं जो कहीं नहीं हो रही। जैसे ये खबर हम दे रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स ही बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ है। नौकरियां कम हो गई हैं, तनख्वाहें कम हो गई हैं, आमदनी कम हो गई, लेकिन डीजल और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मोदी सरकार के 2.25 लाख करोड़ रुपये सालाने की एक्स्ट्रा कमाई हो गई है, लॉकडाउन में हुई है। 2.25 लाख करोड़ रुपया सालाना की एक्स्ट्रा कमाई। अब आप देख लीजिए लॉकडाउन से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार यही कह रही, वेंटिलेटर भी नहीं आ रहे हैं, कहीं अच्छे अस्पताल भी नहीं हो रहे हैं, जैसी स्थिति पड़ी हुई है, यथा स्थिति बनी हुई है। तब है जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। मोदी सरकार के यहाँ, हमारी सरकार के यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। दुनिया भर में सस्ता हो रहा है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुसार अगर इसका डाटा निकाला जाए, सरकार और तेल कंपनियां हर दिन जनता की गाड़ी कमाई से 730 करोड़ रुपया निकाल रही हैं।
अपने उसकी जेबों से निकाल रही हैं, जबरन निकाल रही हैं। जब इस तरह मोदी सरकार एक साल में 2.25 लाख करोड़ रुपया कमा रही है, जैसा कि ब्लूमबर्ग ने बताया, 2.25 लाख करोड़ रुपया साल भर में सिर्फ एक जगह से कमा रही है। बाकी जगह के छोड़ दीजिए, और जो टैक्सेज आते हैं उसका हिसाब किताब अलग है। ये चूँकि डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपकी इसकी बात कर रहा हूँ। जबकि पिछले साल इसी तेल से इसी मोदी सरकार ने 5.25 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, सिर्फ साल भर में 5.25 लाख 2019 में कमाए थे इन्होंने। सरकारी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चूंकि महामारी के कारण टैक्स में मिलने वाली आय में कमी आई है, जो सरकार कह रही है कि हमें जो महामारी चल रही है, जो वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, तो हमें टैक्स में कमी आई है, लिहाजा तब अपने बाजार को संतुलित बनाने के लिए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर ले रही है वो। अब ये पूछिए इनसे कि जो पहले भी इन्होंने ऐसे ही कह के कई चीज़ों के दाम बढ़ाए थे, वो कहाँ गए? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो चंदा आ रहा, उसकी क्या औचित्य है? वो कुछ नहीं। हमारे ऊपर जो टैक्स बढ़ रहा है, उसकी दलील इन्होंने दे दी है। देखा जाए तो मई में डीजल पर 13 रुपये, पेट्रोल पर 10 रुपये की बढ़ोतरी करके भारत दुनिया में पेट्रोलियम पर सबसे ज़्यादा, यानी 69% टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। 69% टैक्स लग रहा है डीजल और पेट्रोल पर। आपको फ़ायदा क्या हो रहा है आप जाने, आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं। लोगों ने कारें बंद कर दी हैं। किस चीज़ से जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। किस चीज़ से जाएंगे? पैदल जाएंगे क्या नौकरियां करने के लिए? अपना माल क्या ट्रक से नहीं मंगाए तो बैलगाड़ी से मंगाएंगे? ये कोई नहीं सोच रहा है। जहाँ केंद्र सरकार में टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, राज्य सरकार ने इसके ऊपर बैट लगा के, अपना कुछ लगा के इनको और बढ़ा दिया है। अब बताइए, पेट्रोल के दाम 100 रुपये और डीजल के दाम उससे भी ज़्यादा पहुंच रहे हैं। अब डीजल से किसान भी जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट भी जुड़ा हुआ है, हर चीज़ जुड़ी हुई है। ट्रकों का आना जाना होता, अगर वो रुक जाएगा तो आपके यहाँ ज़रूरत अशिया जो है, ज़रूरत का सामान है, वो नहीं पहुँच पाएगा। ये सब चीज़ें हैं, यानी जनता के ऊपर मार दोनों तरफ से पड़ रही है। देखा जाए तो विश्व स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम होते गए, पर हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए, अभी तक कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज़ इन्होंने कही कि हम इसका पैसा कोरोना के से लड़ने के लिए लगाएंगे, तो वो जो लड़ रहा है वो आप भी देख रहे हैं। नहीं, वेंटिलेटर नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं, अभी तक आपने वैक्सीन डेवलप नहीं किया है, जबकि रूस ने वैक्सीन डेवलप करके उसका परीक्षण भी हो गया है और कोई दिन जा रहा के मार्केट में आने वाला है। वो 2019 में कच्चे तेल की कीमत 65.5 यानी $35.5 अरब प्रति बैरल थी। अप्रैल में ये घट के 19.9 अरब आ गई थी, कम हो गई थी। कितनी कम हो गई? आधे से भी कम हो गई है। हमारे यहाँ कीमतें बढ़ती जा रही, रोज़ बढ़ रही हैं। डेली का आने लगा कि इतने बढ़ गई हैं। आज डीजल की कीमत और पेट्रोल की एक बराबर हो गई है। कहा यह जा रहा कि ये सब मनमोहन सिंह बढ़ा के गए थे। मनमोहन सिंह ने इस दाम को इसलिए बढ़ाया था कि इससे जो पैसा आता है आएगा पेट्रोल डीजल के, उसमें बहुत कम था, वो देश के तरक्की में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में लगेगा, जो सीधा सीधा आएगा और उन मंत्रालय में चला जाएगा जहाँ से वो बैंक में जाएगा। बैंक लोगों को कर्जा देंगे, कर्जा बैंक निकालेगा। लेकिन मोदी सरकार के साथ ये हुआ कि जो इससे पैसा आता है वो मोदी सरकार पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, मोदी सरकार के कॉफर्स में जाता है। उसके बाद वो जिसको चाहे उसको पैसा देते हैं और जिस लिए चाहे उस लिए पैसा देते हैं। पूरा नाटक ये चल रहा है। कितनी बड़ी धांधली हो रही है हमारे ऊपर, कितना बड़ा बोझ हो रहा है, यही बताना आपसे मकसद था। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।